बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोले के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और उनको आज नैब की अदालत में पेश किया गया, जहां पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से असद उमर गिरफ्तार हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के करीब से शाह महमूद कुरैशी, जो कि जमात के वाइस चेयरमैन है, वो भी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और मुख्तलिफ मकामात पर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए जो छापे हैं उनका सिलसिला जारी है। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस उनके इंतजार में मौजूद रही और यह आंख मचोली का खेल जारी रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गुज़श्ता रोज़ से जो एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी कि ये एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और ये एहतजाज पुरअमन होगा अपने कायद की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। लेकिन हमने जो मनाजिर अपनी TV स्क्रीन्स पर, अपने सोशल मीडिया पर और ज़मीन पर मौजूद देखे, उसमें पेशावर हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, वहाँ जिस तरीके की सूरत हाल पैदा की गई, बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा था कि मुल्क के दिफा के इदारे जो हैं उन्हें हदफ तनकीद पहले इमरान खान बनाते थे, फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुनज़्ज़म हमले शुरू किए। इसके लिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो बयानिया लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अलग सुबह इन तमाम मामलात से इज़हार लाताल्लुकी किया। तो क्या इज़हार लाताल्लुकी करने के बाद क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? हमारे पास कुछ ऐसी ऑडियोज़ मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था ये वेल प्लान्ड था, हमले थे वेल प्लान्ड थे। क्यों हम ये कहते हैं कि ये वेल प्लान्ड थे? लीडरशिप गायब हो गई मंजर आम से, इसीलिए ताकि कि कारकुन दिफाई इदारों और उनके अफसरान और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाएं और फिर उसके बाद यू टर्न लेके उनसे इज़हार लाताल्लुकी जमात करेगी। जब दबाव बढ़ेगा तो मुज़ाकरात होंगे। ये एक ऐसी ही पॉलिसी है जो इमरान खान साहब समझते हैं या उनकी जमात समझती है कि इदारों को दबाव में ला के वो अपने अहदाफ, सियासी अहदाफ हासिल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ऑडियोज़ हैं उसमें हम देखते हैं कि एक PTI के टिकट होल्डर हैं लाहौर से इबाद फारूक, वो कारकुनों को क्या हिदायत दे रहे हैं और किन किन के नाम बता रहे हैं। तमाम ग्रुपों में मेरी आवाज़ सुनने वालों, खासतौर पर सोशल मीडिया की टीम, आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर्ट कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम कोर्ट कमांडर हाउस घर के बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। इजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम PTI के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। इन मुबैना ऑडियोज़ को अगर हम सुनते हैं तो हमें कुछ दिन पहले की ख्वाजा तारिक रहीम की एक कानूनी मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुआवनत की ऑडियो याद आती है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी मुआवनत नहीं कर रहे, इसके अलावा भी उनकी मुआवनत शामिल है। सुनिए आप पारा के हवाले से उनकी क्या गुफ्तगू होती है एक शख्स से। हेलो, देखें एक मिनट देखो व्हाट्सएप नंबर उठ के ISI अटैक एक सेकंड और होते 7-8 बंदे मारे गए। एक सेकंड प्लीज। इसके अलावा कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हमें PTI की मौसूल हुई, सुनिए क्या कहते हैं। शेख साहब अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ कोर कमांडर ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। कोर कमांडर हाउस हाँ ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ हाँ 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 जी। नाजरीन, इन ऑडियोज़ को सुनते हैं तो लाहौर और आपारा में जो कुछ हुआ, किस तरीके से उन्हें सुपरवाइज किया जा रहा था। इसके अलावा एक और व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर पेशावर में फजल इलाही और राबिया बसरी, जिन्होंने किला बालाहिसार जो कि कोर कमांडर का दफ्तर है पेशावर में, उस पर 1200 से 1300 लोगों के साथ हमला किया। उसके जो विजुअल्स हैं हमारे पास, मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर साथ साथ वो भी चलाएं। उनकी जो ऑडियो है उसे सुनिए। जिसके पास पिस्तौल है क्लिशनकोव में सब निकालो, या मरेंगे या मरवाएंगे, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा। अब रेड लाइन क्रॉस हो गया, आर्मी हो या जो भी हो उस पर शूट करो, मरेंगे या मरवाएंगे।
नाजरीन, ये ऑडियोज़ हमारे सामने हैं। ये सारी ऑडियोज़ से इज़हार लाताल्लुकी करने की कोशिश शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी की और असद उमर साहब ने भी की, लेकिन ये वो सबूत हैं जिन्हें हम पता नहीं कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रूर साबित करती हैं ये ऑडियोज़ कि मुल्क में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये एक हिकमत अमली के तहत हो रहा है। किला बालाहिसार के बाहर जो विजुअल्स हमें मौसूल हुए, स्टेट फायरिंग कोर कमांडर ऑफिस पर की गई है और ये वही हिकमत अमली थी जिसके तहत एक बयानिया पहले बनाया गया इदारे और फौज के अफसरान के खिलाफ, और फिर इतनी नफरत अपने कारकुनों में भरी गई कि ताकि अवाम और फौज का जो है वो आमना सामना हो, और उसके लिए अपने जो उनके वर्कर्स थे उन्हें रोक दिया गया। उन वर्कर्स को जो है ना रोकने के बजाय लीडरशिप को गायब किया गया ताकि वर्करों को रोकने वाला कोई ना हो। ये जो कुछ भी हुआ है, आज जो अदालती कार्रवाई हुई है उस पर बात करेंगे। इसके लिए जिस डिस्टिंग्विश पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार नजम वली खान साहब हमें लाहौर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, और कानूनी माहिर शोएब शाहीन हमारे साथ होंगे। इब्तदा करता हूँ नज़ीर लगारी साहब से। लगारी साहब, आपने अपनी जर्नलिस्टिक हिस्ट्री में इस किस्म के मनाजिर पाकिस्तान में इससे पहले कभी देखे हैं या सोचे थे? नहीं, हमने नहीं सोचा था, और ये खमियाजा जो है इस स्टेट को भुगतना पड़ रहा है कि जब आप सियासत के अंदर अपना असर पैदा करने के लिए अपनी पनीरी काश्त करते हैं तो उसके नतायज क्या होते हैं। सही। और मुसलसल एक अमल है, आज से नहीं है, ये पाकिस्तान बनने के साथ ही अमल शुरू हो गया था कि सियासत को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है। आखिरी जो उनकी हिकमत अमली थी जो 2018 के इलेक्शन में सामने आई, लेकिन हिकमत अमली बहुत पहले बन चुकी थी, हमें मालूम है। सही। देखें, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि लाहौर का जलसा होने से पहले इस्टेब्लिशमेंट कैसे सहूलतकारी कर रही थी। 2011 में, 2010 में, 2009 में किस तरह से साथ में बगल में लेकर किस तरह से चलाया जा रहा था, किस तरह से ये एक टारगेट रख कर चल रहे थे। तो जिन इदारों को, जिन सेरेमोनियल, जिन इदारों को, जिन दफातर को टारगेट किया गया है, यही दफातर और यही जो हैं वो इदारे इस्तेमाल होते रहे हैं एक परवान चढ़ाने के लिए, एक ऐसा लाडला तैयार करने के लिए जो इनका ख्याल था कि इनका मसीहा साबित होगा और इनके लिए तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लगारी साहब, उन्होंने तो अपनी गलती तस्लीम भी कर ली, लेकिन ये जो मनाजिर हम देखते हैं, आप चूंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को, जर्नलिज्म को एक तवील अरसे से जानते हैं, आपने नैब की तहरीक देखी, इसके अलावा लोगों का इस्टेब्लिशमेंट से पॉलिटिशियन का गिला हर दौर में रहा है, लेकिन कभी हमने ऐसे मनाजिर नहीं देखे कि कोर कमांडर के घर के बाहर जमा हो गए हों। मतलब नैब की जमात भी कलअदम हुई, उससे पहले भी बलूचिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन हमने कैंटोनमेंट्स पर या फौज पर बराह रास्त अटैक्स नहीं देखे, कभी नहीं हुआ। इवन बंगाल में जो आखिर में हुआ, जो दूबदू हुआ है, वो बहुत बाद में हुआ था। सही। ऐसा नहीं है कि बंगाल में भी लोग जो हैं इस तरह से चढ़ाई कर रहे थे। ये एतमाद था इस बात का कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। सही। ये एतमाद था कि हमारे लीडर को कोई पूछ ही नहीं सकता है, कोई उससे जवाब तलबी कर ही नहीं सकता है, उसकी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सही। ये नहीं हो सकता। हमारी लीडरशिप को कोई नहीं, ना कोई मैं किसी भी शख्स के, शेख मुजीबुर रहमान से लेकर आज तक किसी भी शख्स की गिरफ्तारी को किसी मसले का हल नहीं समझता हूं। सही। ना मैं इमरान खान की गिरफ्तारी को किसी मसले का हल समझता हूं, लेकिन इमरान गिरफ्तारी के बाद जो रद्द अमल आ रहा है, ये आपको हिकमत अमली लगती है या नहीं? मैं समझता हूं ये सोची समझी एक प्लानिंग है। ऐसा नहीं है जो कुछ हमने सुना है, जिस तरह से एक आदमी बता रहा है कि हम यहां पर जमाएं, यहां पर ये लोग जमाएं और फलां मोहतरमा ने हमें ये कहा है और ऐसा करना है, और फिर हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। हमने शोले देखे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। सही। हमने GHQ में मैं गया था ना, जब नजम साहब को भी जरा गुफ्तगू में ऐड करते हैं। नजम साहब, लगारी साहब ने चूंकि हिस्ट्री भी देखी हुई है इसलिए मैंने उनसे इब्तदा की। आज आपने दौरा भी किया उस मकाम का जो हम कल तक अपनी स्क्रीन्स पर देखते रहे, मोबाइल स्क्रीन्स पर, मेन स्क्रीन्स पर इतना नहीं देखा, लेकिन आज आप वहाँ मौजूद थे कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर और सारी सूरत हाल को आपने खुद लाहौर में भी कल देखा। तो लगारी साहब से आप एग्री करते हैं ये सब कुछ एक हिकमत अमली के तहत था?
देखिए, जो कुछ हुआ है वो अचानक वाला काम नहीं है। इसके लिए लगता है कि बाकायदा मंसूबाबंदी की गई, इसके लिए लगता है कि बाकायदा तैयारी की गई। इसके लिए अब तो हमारे पास फ़ोन कॉल्स भी लीक हो चुकी हुई हैं, जिसके लिए कारकुनों को कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहुँचें। इसका मतलब ये हुआ कि यास्मीन राशिद साहिबा की क़यादत में जब लिबर्टी कॉल दी गई थी तो इस वक्त ही डिसाइड कर लिया गया था कि हमने कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर जाना और जिनाह हाउस जाना है। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि कोर कमांडर की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज भी दुरुस्त नहीं है। आप इसके लिए पंजाब असम्बली, सियासतदान है, आप सियासी मराकज़ पे रहें। आप पंजाब असम्बली का चुनाव कर सकते थे, आप गवर्नर हाउस का चुनाव कर सकते थे, आप लिबर्टी चौक को अपना मरकज बनाए हुए, आप वहां पर धरना दे सकते थे। चले, आप कोर्ट, उसके बाद आपने एक स्टेप अहेड किया, आप कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर चले गए। शाहिद साहब, आप यकीन नहीं कर सकते कि कोर कमांडर की रिहाइशगाह को किस तरह चलाया गया है। वहां पर मैं हाथ लगाता था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी रिहाइशगाह जो कि एक ताकतवर शख्सियत के ज़ेरे इस्तेमाल हो तो वो यकीनी तौर पर अच्छी हालत में होगी, उसकी डेकोरेशन अच्छी होगी, उसकी मजबूती अच्छी होगी। मैंने जिस दीवार के ऊपर हाथ लगाया वहां से प्लस्तर नीचे गिरने लग पड़ा। मैंने जिस वॉशरूम को देखा, मैंने जिस कमरे को देखा, वहां पर पंखे मुड़े हुए हैं, वहां पर एसी एयर कंडीशनर जलकर लटक रहे हैं। और मुझे, मेरे से मंसूर अली खान थे, बाकी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप क्या देख रहे हैं, आप इसको क्या समझते हैं? ये गुस्सा था कारकुनों का, रिएक्शन था। कोई एक सहाफी भी लाहौर का मेरे साथ इस चीज पर मुत्तफिक नहीं हुआ कि ये गुस्सा था या ये रिएक्शन था, ये सियासी कोई हिकमत अमली थी। ये सीधी सीधी दहशतगर्दी थी, ये सीधी सीधी बलवाइयों की कार्रवाई थी। आप यकीन कीजिएगा कि कोर कमांडर हाउस में या जिनाह हाउस में एक मस्जिद है, दुश्मन मुल्क की फौज भी हमला करेगी, गैर मुस्लिम भी हमला करेंगे तो एक लम्हे के लिए वो ठहर जाएंगे, ठिठक जाएंगे कि हम मस्जिद पर हमला ना करें, हम मस्जिद को ना जलाएं। सर, मस्जिद को जलाया गया। मस्जिद की छत काली थी, मस्जिद के पंखे टेढ़े थे, मस्जिद की दीवारें टूटी, उसके शीशे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, मस्जिद के बाहर जितनी पार्किंग थी वो सारी की सारी जली हुई थी, खाकस्तर हुई हुई थी। फिर आप सीएसटी चले जाए, फिर बाकी जगहों पर चले जाए। अच्छा, लाहौर में नजम भाई एक चीज जो हमें लगा कि यहाँ पर, नजम भाई, जो एक चीज मुझे लगती है कि लाहौर हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, हदफ जो है वो तमाम वो इंस्टॉलेशंस थी जो मुल्क के दिफाई इदारों से या उनके अफसरान से या उनके जवानों से मुंसलिक हैं, चाहे गाड़ियों पर भी पथराव का मामला हो। थोड़ा सा ऐड करूंगा शोएब शाहीन साहब को। शोएब साहब, एक ऐसी बिल्डिंग जो कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिल्कियत रही हो, जिसे जिन्ना हाउस कहा जाए, उसके साथ अगर ये सलूक सिर्फ इसलिए किया गया कि वहाँ कोर कमांडर रिहाइश पजीर थे, आप समझते हैं ये जो मनाजिर हैं आपके ख्याल में दुरुस्त हैं? जैसे सबसे पहले तो मैं मुजम्मत करता हूँ ऐसे किसी भी एक्ट की कि जो किसी भी स्टेट की मिल्कियत को नुकसान पहुंचाया जाए। एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हर एक का बुनियादी इंसानी हक है। सही। उसके लिए उसको किसी तरह नहीं रोका जा सकता। सही। लेकिन मेरे दोस्त जो इस बात पे, हमारे मीडिया के पर्सन, बहुत सारे लोग कोर कमांडर के घर को आग लगाए जाने पे तो बहुत आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी तरह तवज्जो दे दें। कल जो रियासती दहशतगर्दी इमरान खान के साथ हुई, मैं पहले लगारी साहब की बात की तरफ करके आगे आता हूँ। लगारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। जब पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सर लेकिन देखें उसमें हाई कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। शोएब साहब, सर मुझे बात मुकम्मल करने देंगे ना तो मैं अपनी बात, आपके इस सवाल का भी उसमें जवाब आ जाएगा। ओके सर। जो बात इन्होंने की है ना कि ये जो कुछ किया गया था या जो हो रहा था पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक, ये हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने लीडर पैदा किए, सो कार्ड लीडर, वो लीडर थे नहीं एक्चुअली। और आप माजरत के साथ आप जुल्फकार अली भुट्टो की लीडरशिप से उठा करके आगे आ जाएं। जब वाकई लोगों ने उनको लीडर तस्लीम कर लिया तो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ होगी। जुल्फकार अली भुट्टो आपके सामने। सिमिलरली नवाज शरीफ साहब को ज़िया उल हक साहब लाए, उन्होंने कहा इनको मेरी उम्र लग जाए। जब वो वाकई पॉपुलर लीडर हो गए तो एस्टैब्लिशमेंट ने उसको मानने से इनकार कर दिया। सिमिलरली इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करते रहे, लेकिन जब वो वाकई लीडर बन गया तो उनके खिलाफ वही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो गई। ये तो है हमारा माजी में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार। ठीक, मेरा वो जो सवाल के हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया सर गिरफ्तारी को, मैं हाई कोर्ट के उस आर्डर के ऊपर अफसोस का इजहार करता हूं
सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जब कोई शख्स प्रेमिसेस ऑफ द हाई कोर्ट में दाखिल हो जाए, हाँ वो सरेंडर करने की नीयत से आया हो या बेल बिफोर अरेस्ट की नीयत से आया हो या इवन अपने वकील के दफ्तर चला जाए, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आप उसके बारे में जरा थोड़ा सा खुद गौर और खौज कर लें। वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टी है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और उन्होंने अटैक किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर, शीशे तोड़े हैं। दूसरी तरफ वकीलों को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। तीसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, इवन पुलिस के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। और वो रेंजर्स गिरफ्तार करके ले जाते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, जिस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जब हाजिर होंगे तो इस पर बात करेंगे। जो शोएब शाहीन साहब ने बात की है उस पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले शोएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के अदालती फैसले पर बात कर रहे थे। अलकादिर ट्रस्ट का जो कानूनी मामला है या गुज़िश्ता रोज़ का हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर कानूनी जो राय है वो हम थोड़ी देर बाद लेंगे। जो गुफ्तगू हमने इस इब्तदा में शुरू की थी कि जिस हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ किया, उस हिकमत अमली को कामयाब कहा जाए नाकाम कहा जाए, हमें तो लफ्ज़ नहीं मिलता। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो मुल्क में सिक्योरिटी इदारों पर हमले करने वालों को हम दहशतगर्द कहते हैं। आज भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हमलों की जद में, उनकी इंस्टॉलेशंस, उनकी रिहाइशगाहें हमलों के जद में। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम भटके हुए लोग कहेंगे, भूले हुए लोग कहेंगे, या ये भी उसी दहशतगर्दी के ज़मरे में आते हैं? क्योंकि हमें याद होगा कि नेशनल एक्शन प्लान हमने एक तरतीब दिया था, उसी में हमने एक गलती की थी, हमने सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को उसमें एक्सट्रीमिज़म लिखा था, उसके अलावा जो दीगर शिद्दत पसंदी है उसे हमने दहशतगर्दी से ताबीर नहीं किया। मुमकिन है आज हम उसी चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं। हमेशा हमारे कानूनदान और कानून साज कोई एक फ्लॉ, कॉमा, कानून बनाते हुए या आइन बनाते हुए इसलिए छोड़ते हैं कि उससे वो कोई वक्त आने पर फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन हमें नज़र आता है कि हमेशा उसका फ़ायदा कोई और उठाता है। जैसे अभी सियासी कारकुनों के नाम पे फ़ायदा उठाया जा रहा है। मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं। लगारी साहब से सवाल करूँगा। लगारी साहब, आपको याद होगा मीर गौस बख्श बिज़नजो बलूचिस्तान के पहले गवर्नर, उनके खिलाफ गद्दारी का जो मुकदमा बना उसकी बुनियाद ये थी कि उन्होंने करेंसी के नोट पे लिखा था 1 यूनिट तोड़ दो। आज जो कुछ देख रहे हैं तो मीर गौस बख्श बिज़नजो ने जो कुछ किया और आज जो कुछ हो रहा है उसको कैसे कंपेयर करते हैं नज़ीर लगारी? बलूचिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे एक रियाज हुसैन, और पहले अवामी गवर्नर मीर गौस बख्श बिज़नजो थे। और मीर गौस बख्श बिज़नजो पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी अलामत थी, शायद उसके बाद कोई दूसरी अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पे उन्होंने सूबा लिया और किया उसको। बलूचिस्तान का बनना ये नहीं लगता था। अंग्रेज़ भी शाही जरगे को अलग रखते थे, रियासत अलग अलग थी, मकरान अलग थी, खारान अलग थी, लसबेला अलग थी, ये सारी रियासतें अलग थी और शाही जरगा अलग था। फिर शाही जरगे से जाकर पूछा गया था कि जनाब आप कहाँ जाना चाहते हैं? लेकिन हम एक पुरअमन जद्दोजहद की बात करते हैं। बगैर हथियार उठाए उन्होंने सूबा लिया, उसके बाद उनके बेटे ने 18वीं आईनी तरमीम बगैर हथियार उठाए लिया असल बिज़नजो ने। तो ये कामयाबियाँ थी सियासत की। मैं बहुत एहतराम करता हूँ शोएब शाहीन साहब का, और इसलिए भी एहतराम करता हूँ कि हम एक ही घर से उठे हैं, एक ही जगह से उठे हैं और एक ही इलाके से, और वो किसी अपनी ही बुनियाद पर खड़े, किसी और बुनियाद पर नहीं खड़े। उनको इमरान खान ने नहीं बनाया, जो कुछ भी है वो अपनी वजह से। और यही दावा इस हकीर फकीर का भी है कि जी मैं अपनी बुनियाद पर हूँ। हम चारों ये दावा कर सकते हैं सर, नजम अली खान साहब। लेकिन ये लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ, क्या सियासत इसको कहते हैं कि जब इमरान खान कहें कि मैं बात सिर्फ करूँगा तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और असद उमर कहें कि दोनों को किसी कमरे में बंद कर दो और उस वक्त उनको बाहर निकालो जब कोई फैसला कर चुके हो। आपके पास इस मुल्क में सियासत नहीं है, सियासतदान नहीं है, सियासी लोग मुंतखब अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम के पार्लिमानी लीडर्स नहीं है, अवाम में सियासत करने वाले लोग नहीं है, लेफ्ट के, राइट के, सेंटर के, हर तरह के लोग। पुरतशद्दुद सियासत पे जो सर हम बात कर रहे थे और कंपेयर कर रहे थे पुरअमन पॉलिटिक्स, मीर गौस बख्श बिज़नजो ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा है कि वो सियासत करेंगे, इस तरह की सियासत। अगर वो इस तरह की सियासत उस वक्त करते उनके साथ क्या होता? मैं कहता हूं क्रश कर दिया जाता, कुचल दिया जाता। भुट्टो के साथ भुट्टो ने कोई तशद्दुद किया था?
लेकिन शोएब साहब यही कहते हैं कि भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, जब वो अवामी लीडर बने एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें कुछ कब किया? मैं यही कहता हूं, नवाज शरीफ ने कब हथियार उठाया या जुल्फकार अली भुट्टो ने कब हथियार उठाया, उसकी पार्टी ने कब हथियार उठाया? सही। अब ये कहेंगे कि जनाब अल जुल्फकार बनाई नहीं की थी। अल जुल्फकार जनरल जियाउल हक की इसको शोएब साहब को ही रिस्पॉन्ड करने दें, उसके बाद मैं नजम साहब की तरफ जाऊंगा। शोएब साहब, लगारी साहब ने जो पॉइंट्स आपके लिए छोड़े हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उन्हें? पुरअमन और पुरतशद्दुद सियासत। देखिए, पहली बात तो यह है कि कल वाले बात पे मैं अभी इनकम्प्लीट की जब मैं बात करना चाह रहा था, तो मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई जी अपने राइट्स के लिए अगर आता है तो वहां से गिरफ्तारियां नहीं हो सकती। जब स्टेट इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो कहते हैं कि हमारे पास ना नफरी है, ना फंड्स है, ना हम आपकी बात को मानेंगे, और चेयरमैन नैब के एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो यकम मई छुट्टी वाले दिन, सो कार्ड यकम मई को इसलिए था कि ऑफिस कोई नहीं खुला हुआ था, इसका मतलब है कि ये मैनिपुलेटेड था, वो एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसके लिए जो कि लीगल फ्लॉ है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, एग्जीक्यूट कराने के लिए पूरे पाकिस्तान की एक लिहाज से रियासती इदारे वहां पहुंचते हैं, उसको गिरफ्तार करके तशद्दुद करके लेके जाते हैं, सिर्फ उसको नहीं, उसके साथ के लोगों को भी तशद्दुद करते हैं। मैं ये कहता हूं कि जब आप रूल ऑफ लॉ को कंप्रोमाइज कर देते हैं, जब आप जस्टिस सिस्टम को आप अपने बूटों के तले रोन देते हैं, सही, तो फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, फिर भी वो रूल ऑफ लॉ को कंप्रोमाइज करते हैं। जो बात आपने की सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया, आपने बहुत सारी मिसालें दी, लगारी साहब को मेरे दिल में बहुत एहतराम है, सारे दोस्तों का एहतराम है। मुझे ये बता दें, फातिमा जिन्ना का क्या कसूर था, क्या उसने हथियार उठाया? सही। शोएब शाहीन साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। नजम वली खान साहब की तरफ जाने से पहले, नजम साहब, ISPR का जो आज ट्वीट भी आ गया, और 9 मई का जो दिन है उसे स्याह-तरीन दिन करार दिया गया, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशंस, फ़ौज को और उनकी अमलाक को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, उस पर एक, जिसे कहते हैं, अफसोस का इज़हार किया गया है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? बाकी इसके कानूनी जो नुकात हैं, शोएब शाहीन साहब जब आते हैं तो फिर उस पर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, इस पर राय दीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो मैं शोएब शाहीन साहब जो हैं काबिल एहतराम है, लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो फिक्री मुखालते पैदा करने के माहिर हैं। सही। देखें, इस वक्त मसला इमरान खान साहब का ये नहीं है कि वो फौज की मुदाखलत को ख़त्म करना चाहते हैं, वो ये नवाज शरीफ की मिसाल नहीं दे सकते, ये फातिमा जिन्ना की मिसाल नहीं दे सकते, ये जुल्फकार भुट्टो की मिसाल नहीं दे सकते। ये तमाम लोग वो थे जो ये चाहते थे कि फौज की मुदाखलत सियासत में खत्म हो। इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज ने मुदाखलत खत्म क्यों की, मुझे गोद से क्यों उतारा, और मुझे दोबारा उसी तरह ऑन किया जाए। नहीं है ये मुझे दोबारा उसी तरह ऑन किया जाए। फिर दूसरा फिक्री मुखालता, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, ये कहते हैं कि जनाब गिरफ्तारी गलत की गई, वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पहुंच चुके थे, वहां पर जनाब पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये हदूद का मसला है कि बायोमेट्रिक करने से पहले वो हदूद में होते हैं, अदालत और कमरा अदालत की हदूद का मामला है। असल मसला क्या है? असल मसला भाई ये बताएं कि क्या इमरान खान ने 60 अरब रुपए का कौमी खजाने को टीका नहीं लगाया? जी हाँ। क्या उसके बदले में उसने 6 अरब रुपए नहीं कमाए? क्या इस दलाली में शहजाद अकबर साहब 2 अरब रुपए घसीट कर नहीं ले गए? भाई असल सवाल तो उनकी करप्शन का है। बिल्कुल असल सवाल ये है कि उन्होंने जो पैसा कौमी, आप बड़े मजे से कह देते हैं, बड़े आराम से कह देते हैं कि हम इस वजह से जनाब उनको गिरफ्तार गलत किया गया। और भाई क्या करते हैं, उनके लिए डोली लेके आते, बैंड बाजा बजाते, समन भिजवाए गए, समन पर तामील हुई लेकिन वो पेश नहीं हुए, बिछाते, पत्तियां बिछाते कि वो पेश नहीं हुए। भाई कैसे उनको गिरफ्तार किया जाता, मुझे आप बताएं ना, क्या करते हैं उनके लिए? कोई खुसरन चाह देंगे उन्हें वास्ते, सर ये ज़्यादती भाई गिरफ्तारी ऐसे ही होती है, इसी तरह होती है। देखिए मुझे समझ नहीं आ रही ना कि बड़ा इतराज किया जा रहा है गिरफ्तारी गलत होगी। भाई गिरफ्तारी किस तरह? इसी तरह उनको पकड़ा है, वो ड्रामा करके व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, पाँव में जी सोजन है, पता नहीं मेरा पाँव भारी है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो है ना व्हील चेयर टूट गई। जनाब मुझे
अच्छा, मुझे पीटीआई की बात ख्वातीन का इस पर भी आंसू बहाती हुई नजर आई कि जनाब वो व्हील चेयर टूट गई। भाई तुमने हमारी मैशत की कमर तोड़ दी, तुम्हें उस पर रोना नहीं आता। तुमने यहाँ पर पंजाब को उस्मान बुजदार दे के पंजाब की कमर तोड़ दी, उस पर आपको रोना नहीं आता। आपने पंजाब में फराग गोगी मसलत करके इसकी ऐसी तैसी कर दी, आपको उस पर रोना नहीं आता। आपको इस बात पर रोना आता है कि जनाब उनकी व्हील चेयर टूट गई। यार कमाल करते हैं नजम भाई। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आने वाले दिनों में पीटीआई की सूरत हाल क्या होगी और आगे क्या हिकमत अमली होगी, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं उस्मान बुजदार साहब के जिक्र पर नजम साहब को तंग कर रहा था कि 2 बलोचों की मौजूदगी में फिर याद दहानी लगारी साहब ने करवाई कि शोएब शाहीन साहब भी बलोच हैं, तो 3 बलोचों की मौजूदगी में नजम भाई ने उस्मान बुजदार का अगर जिक्र ना किया होता तो ठीक था, लेकिन चलें कर लिया। बुजदार साहब ने भी कोई अच्छे काम किए होते तो हम फ़ख्र करते, लेकिन जो उन्होंने किया उन्हें भुगतना तो पड़ेगा। सुना है उनकी भी नाम है उनका गिरफ्तारी वाली फहरिस्त में। नजम साहब आपकी तरफ आऊँगा और आपसे एक सवाल ये रखूँगा कि अब मुस्तकबिल क्या देखते हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और ISPR का जो आज का स्टेटमेंट है, दोनों को सामने रखते हुए आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं इमरान खान साहब की जितनी सियासत है मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो एजेंसियों के बल पे की, उन्होंने वो फौज के बल पे की। शुजा पाशा साहब से जो कहानी शुरू हुई वो फैज़ हमीद साहब तक पहुँची और इस दौरान उनको मुकम्मल सपोर्ट इक़्तिदार के दौरान भी जनरल फैज़ हमीद का ऑफिस जो था वो फराहम करता रहा। वो खुद सियासत में कितने कामयाब और कितने समझदार हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 2009, 10, 11 तक उनकी क्या सूरत हाल थी, कितने वो टैलेंटेड थे, कितनी उनकी रुकनीत थी, कितने इलेक्शन वो जीतते थे। जब उनको गोद में उठाया गया तो उनको बना दिया क्या? अब फौज ने उनको गोद से उतार दिया, बल्कि फौज ने हर किसी को ही गोद से उतार दिया। उन्होंने कहा भाई अपने सारे ही अपने मामला खुद संभालें, गोद में नहीं बिठाया फैसले को। जी, तो अब इमरान खान साहब को अपनी सियासत एक मरतबा फिर खुद करनी पड़ेगी तो वो अपनी औकात में आ जाएंगे जहां पर वो पहले थे। लेकिन इस दौरान एक मसला हो गया है, उन्होंने गलतियां इतनी संगीन कर ली हैं, इतनी भयानक कर ली हैं कि ऐसी गलती ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी और ऐसी गलती ना ही नवाज शरीफ ने की थी। तो ये जो गलतियां उन्होंने की हैं उसका तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अपने ऊपर एक ऐसा नाअहली की सूरत में देख रहे हैं नजम साहब के साथ। आज मैं बहुत सारे नाअहली तो एक चीज है, नाअहली तो होनी ही होनी है, उसके साथ उनको जेल में भी जाना पड़ सकता है और अभी तो वो हवालात में है, उनको सजा भी हो सकती है और बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। जी, मुझे तो मुस्तकबिल में, आप शायद मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन लाहौर में आज फिर जो सूरत हाल बनाई गई माल रोड पर और जिस तरह फिर प्लानिंग की जा रही है, मुझे आने वाले हालात जो इस वक्त आज काबीना ने जो मंजूरी दी है फौज को पंजाब में, नजम साहब सुबह की जो सूरत हाल थी उस पे मुझे आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ उस सूरत हाल को देखते हुए था, लेकिन अब मैं भी परेशान हूँ सूरत हाल को देख के। ISPR की प्रेस रिलीज को कैसे देखते हैं? एक पहले भी PTI ने एक नैरेटिव बनाया कि पिछले प्रेस रिलीज की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, अब इस प्रेस रिलीज को कैसे देखते हैं? हालांकि पिछली जो प्रेस रिलीज थी उससे पहले वारंट 1 मई के थे, अगर हमें याद हो। ले लें, साथ हैं, ओके। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हस्बे दस्तूर और हस्बे रवायत उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की, फिक्री मुखालते पैदा किए जिसके वो माहिर हैं। वो जो प्रेस रिलीज जारी हुई और फिर जो उस प्रेस रिलीज के जवाबात आए वो तो 8-9 मई की बातें हैं और जो वारंट थे वो तो 1 मई से जारी हो चुके थे। और इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पहले ही से फैसला हो चुका हुआ था। अब जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, मुझे हुकूमत जो है अब इंतखाबात कराने की पोजीशन में मुझे अभी नजर नहीं आ रही। अब ये मुनासिब मौका होगा कि हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया और जो गलतियां की उसका फायदा उठाए और इस पर एमरजेंसी लगा दे। एमरजेंसी लगाने का फायदा ये होगा कि उनको एक इलेक्शन के इल्तवा का आईनी जवाज भी मिल जाएगा। और इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि इमरान खान ने जो गलतियां की हैं और इमरान खान ने जो हरकतें की हैं वो माजी में किसी ने नहीं की। इस पर जरा शोएब साहब को शरीके गुफ्तगू करेंगे कि फौज जितनी भी गैर जानिबदार हो, जी जितनी भी गैर जानिबदार हो, पूरा कीजिएगा जुमला।
मैं जितना भी गैर जानिबदार हूँ, मुझे इमरान खान साहब का मुस्तकबिल और उनकी पार्टी का मुस्तकबिल कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। चलें, शोएब शाहीन साहब आप हमारे साथ हैं। नजम वली खान साहब के कमेंट्स आपने सुने, और एक प्रेस रिलीज और फिर उसके बाद गिरफ्तारी और अब फिर प्रेस रिलीज, कैसे देखते हैं सूरत हाल को? खराब होती जा रही है। पहली बात तो ये है कि नजम साहब एक तरफ तो वो अपने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म होगी, मोस्ट अनपॉपुलर हो गए, वो बिल्कुल ही खत्म, और दूसरी तरफ वो मशवरा दे रहे हैं कि जनाब ये मौका है इलेक्शन से इल्तवा और इलेक्शन से भागने का, कि इमरजेंसी लगाएं ताकि इल्तवा के इलेक्शन में चले जाएं। भाई अगर इनकी इतनी जरूरत है, वो एक शेर से मैं जवाब देना चाहूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो अनपॉपुलर हो गए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। चले खैर, बहरहाल आपने कहा इसके बाद इमरान खान की सियासत में वो कहते हैं बेफसल बड़ा आतिश नमरूद में अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अगर ये इतने ही 14 जमातों वाले बहुत बड़े फरिश्ते और इतने पॉपुलर हैं और इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, अब तो फौज आ गई है बाकायदा पंजाब में भी और KPK में भी, बड़ा अच्छा होगा कि 14 तारीख को या हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इलेक्शन करा लें। भाई इलेक्शन सर नजम साहब कह रहे हैं कि अब तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं हो रहा है। शोएब साहब 14 मई की बात तो दरकिनार ना कि जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो क्यों भाग रहे हैं? सही, इसलिए कि वाहिद पॉपुलर लीडर है वो है इमरान खान या PTI। अच्छा, पॉपुलर के डर से भाग रहे हैं। शोएब साहब एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के वाहिद मेरा ख्याल है वजीर आजम रहे होंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड सादिक और अमीन का। एक सादा सा सवाल एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, जो पैसे बरतानिया से आए कानून के तहत वो पाकिस्तान की ट्रेजरी में जा सकते थे, वहां नहीं पहुंचे, अगर रास्ते में कहीं और चले गए, उसका जिम्मेदार शख्स करप्ट कहलाएगा या नहीं? पहली बात तो ये है कि ये इल्जाम आपका इल्जाम है। सवाल है मेरा सर, इल्जाम मैं लगा नहीं सकता, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना। इसकी वेरोसिटी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसकी क्या लीगल हैसियत है, लेकिन मुझे एक बात बता दें, ये जो साहब आए हैं, ये जो नई वाली कैबिनेट है, अगर वो इल्जाम दुरुस्त है तो इन्होंने उस कैबिनेट डिसीजन के जरिए वो पैसे वापस क्यों नहीं किए? दूसरी बात, क्या कोई एक रिकवरी नोटिस कर दिया है कि जनाब आपके पैसे तो आने थे वजारत खजाना में, हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए, ये गलत हो गया। इन्होंने उसको, इसका मतलब है बाई इम्प्लाइडली उसको बाई कॉन्सेंट उसको एक्सटेंड कर दिया। तीसरी बात आप जो फरमा रहे हैं ना, मैं ये कहता हूं कि आज इमरान खान ने उस एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज किया है और रूल ऑफ लॉ के जरिए किया है। लेकिन एक काउंटर नैरेटिव शोएब शाहीन साहब, काउंटर नैरेटिव ये भी है कि इमरान खान साहब एक्सपोज हो रहे हैं उसी NRO को जो ना देने की वो बात कर रहे थे। अब नैब के जिस कवानीन के खिलाफ वो अदालत गए उसी से फायदा उठाएंगे, चाहे वो 14 दिन का रिमांड हो और दीगर मामलात हों। एक काउंटर नैरेटिव तो ये भी है। तो उसकी तो क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी ये है कि उसने इन नैब लॉज को चैलेंज कर रखा है, विच इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने फायदा नहीं उठाना। अदालतें पाबंद हैं, रोज सैकड़ों की तादाद में जो रेफरेंसेज हैं वो सारे वापस हो रहे हैं। जो बिलियंस ऑफ रुपीज की करप्शन इन लोगों की है, इसमें तो आपको इमरान खान साहब को भी तो फायदा तो मिलेगा ना सर, इसका कह दे मैं इसका फायदा नहीं लेना चाहता। देखें, इनके कहने ना कहने से अदालतें सब कहेंगे कि मैंने 90 रोज का रिमांड पे रहना है, मैंने नहीं जमानत लेनी। नजम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे मेरा ख्याल। इनके कहने से वो कानून बदल जाएगा? मुझे ये बता दें, अदालतें इनके कहने से कानून को बदल देंगी? नहीं बदलेंगी। लॉ इज अमेंडेड। मोरालिटी सर, मोरालिटी है कम से कम वो कहें जब तक उसका फैसला नहीं होता। सर शोएब शाहीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नजम वली खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों ने ज्वाइन किया। सिर्फ 30 सेकंड्स में लगारी साहब अगले 24 से 48 घंटे में सूरत-ए-हाल बेहतर होती देख रहे हैं, बिगड़ती हुई देख रहे हैं? 30 सेकंड। तो ये है कि पॉपुलैरिटी का जिन बहुत जल्दी निकल जाएगा। मैं इस बात पर हमेशा कायम रहा हूँ कि अपर मिडिल क्लास की पाकिस्तान के अंदर 30 सेकंड सर, हालात बिगड़ते देख रहे हैं, बेहतर होते देख रहे हैं। मैं हालात को बेहतर होते देखूंगा और मेरा नहीं ख्याल है कि हालात इनके हाथ से खराब होंगे। ठीक है, सहूलतकारी खत्म हो जाएगी, तो फिर देखेंगे आप। नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मेहमानों का मैं पहले शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में मुल्क में जो सूरत हाल है, इसको पैदा करने के लिए 72 साल में हमारा दुश्मन कामयाब नहीं हो सका, लेकिन मुल्क की एक सियासी क़यादत या सियासी क़ुव्वत ने
वो हालात पैदा कर दिए हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।